नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। सोशल मीडिया के जमाने में कुछ न कुछ रोज नया ताजा देखने को मिलता है और खासकर जब से डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क साथ में आए हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया ही पलट गई है। दुनिया तो पलट ही रही है, लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया भी किस तरह से पलट रही है, आज हम उसको बताएंगे। अ, जो इलॉन मस्क का जो नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जिसका नाम है ग्रॉक, उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूँ। वो कैसा दिखता है, उसका लोगो कैसा है, वो क्या कुछ धूम मचा रहा है। और अभी तो फिलहाल उसको लोग इसी तरह से जान रहे हैं कि ग्रॉक के जरिए खूब गाली गलौज हो रहा है। और पिछले कुछ घंटों से या 2-3 दिन से अगर हम देखें तो ग्रॉक और ट्विटर दोनों मिलाकर जिस तरीके की चर्चा हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया है। उस पर केवल और केवल गाली गलौज हो रहा है, गाली की भाषा में लोग बात कर रहे हैं। और इलॉन मस्क का ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जिसका नाम है ग्रॉक, ये गाली बकता जा रहा है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। गाली गाली, एक के बाद एक गाली, गाली का रिस्पॉन्स गाली से, और ऐसी ऐसी गाली जो कि मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, उस तरीके की गाली का इस्तेमाल उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये एक चैटबॉट सिस्टम है। उसमें ह्यूमन और टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बनाया गया जिसके जरिए एक आदमी है जो रोबो के फॉर्म में वो आपको गाली बकता है, आपके सवाल जवाब करता है, कभी कभी गाली नहीं दे पाता तो सॉरी भी बोलता है। तो ऐसे ही सिस्टम ने, इलॉन मस्क के इस सिस्टम ने मोदी जी के इकोसिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। और ध्वस्त मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि जो मोदी जी का इकोसिस्टम था उसको आर्टिफिशियली बनाया गया था, उसको ये प्रोग्राम करके बनाया गया था कि भाई जितनी भी चीजें हैं मोदी जी के फेवर में बोलो, जितनी भी सिस्टम है, जो भी सवाल जवाब है वो मोदी जी के फेवर में बोलो, मोदी सरकार के फेवर में बोलो। वही चीज गोदी मीडिया भी बोलती थी। लेकिन जो ये इलॉन मस्क का जो ग्रॉक सिस्टम है, ये मोदी जी को देखता नहीं है, ना मोदी जी की ट्रोल आर्मी को देखता है, ना इसे गोदी मीडिया से कोई लेना देना है। वो सच का सच, दूध का दूध और पानी का पानी करता है। ये देखिए, ये सिंबल है ग्रॉक का। जिस ग्रॉक की हम बात कर रहे हैं, इलॉन मस्क ने इसको बनाया है, खूब दिमाग लगा के बनाया। और ऐसा दिमाग इस ग्रॉक ने इस्तेमाल किया है कि इसका असर, अब मुझे डर लग रहा है कि अगर इसको बच्चे भी इस्तेमाल करने लगेंगे तो इसका असर क्या होगा। लेकिन वो तो बात की बात है क्योंकि ये अभी शुरू हुआ है। लेकिन मोदी जी को ये ग्रॉक ऐसा ध्वस्त कर रहा है कि ना गोदी मीडिया के पास जवाब है, ना किसी और सोशल मीडिया के पास जवाब है। और पूरा जो एक किला बना दिया गया था मोदी जी का, वो किले का हर एक ईंट इस ग्रॉक ने ध्वस्त कर दिया है। अब आइए समझते हैं इसी ग्रॉक के बारे में और किस तरीके से जो मोदी जी की बची खुची छवि है उसको ग्रॉक किस तरीके से ध्वस्त करता चल रहा है। ये सब कुछ इमेजेस हैं जो ग्रॉक पर, ट्विटर पर सब इस समय चल रही हैं। और ये ग्रॉक का लोगो है एक तरीके से, ताकि आप समझ पाए कि ये ग्रॉक क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, ह्यूमन टेक्नोलॉजी कॉम्बिनेशन से बनाया गया एक ऐसा सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जो आपके सवाल जवाब गलत नहीं बल्कि सही और सच्चे तरीके से पेश करता है। हाँ, गाली का जवाब भी देता है, उसको गाली बकना भी आता है, और गाली ही इस समय सबसे ज्यादा न्यूज में, चर्चा में है। तो आज इसी को हम समझते हैं कि ये इलॉन मस्क ने कौन सा ऐसा राक्षस लाकर यहाँ पर खड़ा कर दिया है। एक ऐसा राक्षस जो मोदी जी के पूरे इकोसिस्टम को निगलने लगा है, और निगलते निगलते वो मोदी जी का इकोसिस्टम कहाँ जाएगा ये भी पता नहीं है। आज हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा, जो कि इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट से जुड़ रहे हैं, सोशल मीडिया को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये ग्रॉक नाम का राक्षस, ग्रॉक नाम का डीमन, ग्रॉक नाम का ऐसा कैरिकेचर, ये क्या आया है जो सोशल मीडिया पर ऐसी धूम मचा रहा है? आपकी समझ से क्या है? आपने तो बहुत क्लोजली इसको पढ़ा है जी। जी, सबसे पहले तो सभी राक्षस बुरे नहीं होते। जैसे विभीषण भी राक्षस थे लेकिन वो बुरे नहीं थे। घटोत्कच भी राक्षस था लेकिन वो बुरा नहीं था। मतलब राक्षस होना बुरा नहीं है, आप किस पाले में लड़ रहे हैं उस पर होता है। तो ये आपने ठीक कहा कि ग्रॉक जो है एक अजीब राक्षस है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह राक्षस खराब ही हो। वो मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मुद्दा जटिल है तो सिलसिलेवार ढंग से मैं समझा देता हूँ। एक हमारे शास्त्रों में, भारत में बहुत पुराना एक वेदों में मंत्र है, वो कहा जाता है हिरण्मयेन पात्रेण। उसका सामान्य अर्थ होता है कि सत्य जो होता है, सच्चाई जो होती है, उसके ऊपर एक सोने की चादर होती है, ताकि लोग उस सोने की चादर में ही उलझे रहें और सच्चाई कभी किसी को मिले नहीं।
तो सच के बारे में कहा जाता है कि वो सोने की चादर में रहती है। साधारण भाषा में कहें तो एक कहा जाता है ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ये एक बहुत फेमस गाना है। इंग्लिश में भी एक कहावत है कि यू कैन फूल सम पीपल फॉर ऑल द टाइम और ऑल पीपल फॉर सम टाइम, बट यू कैनॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। तो ये चीजें हैं, ये सैद्धांतिक चीजें हैं, ये सबको समझ में आ गई। अब होता यह है कि कोई भी एक नई चीज जब बनती है और वो जब चीज लोगों के उपयोग में आती है तो शुरुआत में उसका परिष्कृत उसका जो वर्जन होता है वो लोगों के सामने नहीं होता, वो एक रॉ वर्जन होता है। जैसे हमें पता है सबसे पहले जब परमाणु ऊर्जा बनी थी, एटॉमिक एनर्जी बनी थी, तो सबसे पहला उसका उपयोग हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी पर, जिसमें लाखों लोग मरे थे। लेकिन आज वही न्यूक्लियर एनर्जी से आपके हमारे घर में बिजली भी आती है, मेरे दांत में दर्द होता है तो एक्सरे भी आता है, मेरा एमआरआई भी उससे होता है, तो जान भी बचती है। तो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इवॉल्व होती है, परिष्कृत होती है। जैसे सबसे पहले आदमी ने किसी ने चाय पी होगी तो चाय तो अच्छी लगी होगी, लेकिन चाय की पत्ती भी कड़वी लगी होगी। धीरे धीरे आदमी को समझ में आया कि चाय में ना एक छलनी नाम की चीज लगा दो, चाय बनाने के बाद छलनी से छान दोगे तो उसमें जो चाय है उसका भी टेस्ट आ जाएगा और चाय की पत्ती की कड़वाहट भी नहीं रहेगी। तो हुआ ये है कि पिछले 10-15 साल से जब से ये सोशल मीडिया आया है और हमारे हाथ में एंड्रॉयड फोन आया है, तब से सोशल मीडिया दुनिया भर में बहुत फैल गया है। सोशल मीडिया जैसे ही फैला तो सोशल मीडिया में होता यह है कि सबको न्यूज अपना मैं कुछ हूं करके दिखाने के लिए अपना न्यूज डालने का शौक होता है। सबको पता है कि सबसे पहले कोई भी चीज नई चीज का आविष्कार होता है तो वो महंगी होती है। सब सामान्य लोगों के हाथ में शुरुआत में वो नहीं पहुंचती है, चंद लोगों के हाथ में पहुंचती है, अमीरों के हाथ में पहुंचती है। तो अगर चंद लोग और अमीरों के हाथ में शुरुआत में एंड्रॉयड फोन पहुंचा होगा तो उनके पास समय था, उनके पास संसाधन थे, उनके पास प्रयोग करने का समय था, तो उन लोगों ने उसका जो उपयोग किया तो वो परिष्कृत उपयोग नहीं था, उन्होंने प्रयोग के रूप में उपयोग किया और देखा कि इसका रीच जो है, इसकी पहुंच बहुत ज्यादा हो रही है। हमको सबको पता है कि 2014 का चुनाव बीजेपी ने सोशल मीडिया के ऊपर जीता था। हम सबको पता है उन्होंने फेसबुक पे जिस तरह से प्रचार किया था, खास करके उस समय यूट्यूब वगैरह ज्यादा नहीं देखा जाता था। हमको पता है कि 2014 का चुनाव बीजेपी सोशल मीडिया के आधार पर जीती थी। अब ये हो गया है कि जैसे चाय के बाद चलनी आई काफी हजार साल बाद, वैसे ही अब सोशल मीडिया में एआई नाम की चीज आई है। एआई कर ये रहा है कि दुनिया भर में जितने भी मतलब डाटा है, समाचार है, उसको आपने अगर सच्चाई पूछी तो वो फिल्टर डाल के सच्चाई दिखा रहा है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप अगर मेरे बारे में पूछिए कि सिद्धार्थ शर्मा कैसा आदमी है, आप अगर सिर्फ मेरे परिवार को पूछिएगा तो आपको एक रिपोर्ट आएगी कि सिद्धार्थ शर्मा बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन सिद्धार्थ शर्मा 1000 और लोगों से मिला है। आपको अगर मेरी सच्चाई बात जाननी है तो उन 1000 लोगों से पूछिएगा, तब पता चलेगा कि नहीं, इसने किसी को धोखा भी दिया होगा, किसी के साथ दगा भी दिया होगा, किसी के साथ बदमाशी भी की होगी, किसी के साथ बदतमीजी भी की होगी। लेकिन आप अगर उन 1000 लोगों को नहीं पूछ के सिर्फ मेरे परिवार को पूछिएगा, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरे बच्चों को पूछिएगा, कहेंगे नहीं नहीं हमारे परिवार के तो बहुत अच्छे आदर्श व्यक्ति हैं। तो हुआ ये कि सोशल मीडिया आने के बाद बीजेपी जैसे ही पावर में आई, उसने सोशल मीडिया पर भी काबू रखा, सबको पता है, और उसने गोदी मीडिया पर भी काबू रख के एक नैरेटिव सेट किया कि बीजेपी की ये छवि है, मतलब सच्चाई कुछ है और है, छवि वो है। लेकिन हुआ यह है कि इलॉन मस्क जो हैं और वो ट्रंप के साथी हैं, वो जो आए हैं वो कुछ प्रयोगात्मक काम कर रहे हैं। और आजकल एआई का जमाना है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे कि हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कह सकते हैं। अब है ये, इससे पहले भी एआई था। हम सब लोगों के पास व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप में देखिए राइट साइड में एक छोटा सा गोल सा एक चिन्ह है, उसमें दबाइएगा तो वो व्हाट्सएप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो उससे आप कुछ भी सवाल पूछिएगा तो वो जवाब दे देगा। लेकिन इलॉन मस्क जो है वो ट्विटर नाम की एक संस्था, जो ट्विटर है दुनिया भर में सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, उसके हालिया वो मालिक बने हैं। तो उन्होंने ना ग्रॉक नाम से ट्विटर पर एक एआई का मॉडल लॉन्च किया है, जो कि 2-4 दिन पहले ही लॉन्च हुआ। ट्विटर तो पहले से था, लेकिन ट्विटर का अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो होता है जो दुनिया भर का डेटा उठा लेता है, 1 सेकंड में दुनिया भर का डेटा रीड कर लेता है। जो डेटा आपने, जैसे कि आपको मेरे बारे में जानना है तो आप सिर्फ मेरे परिवार नहीं, मैंने जिन 1000 लोगों से साथ बात किया है, व्यवहार किया है, सबका काला चिट्ठा, कच्चा चिट्ठा आपके सामने आ जाएगा। तो ग्रॉक जो है वो उस तरह का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब उसके साथ आप तमीज से बात कीजिएगा
तो वो तमीज से भी जवाब दे देता है। आप अगर बदतमीजी कीजिएगा तो वो बदतमीजी से भी जवाब देता है। तो उसको वो एक ऐसा मशीन है जिसके साथ आप जिस तरह से बर्ताव करेंगे, जिस तरह का सवाल करेंगे, उस तरह का जवाब देगा। मैं एक उदाहरण के लिए बताता हूं। ग्रॉक से किसी ने पूछा, मैं आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूं इस चीज को, बाद में रिकॉर्ड हो जाएगा, बाद में लोग देख लेंगे इस चीज को, कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रॉक से किसी ने यह सवाल पूछा, मैं पढ़ देता हूं। एट ग्रॉक, डू यू नो हु डिड बिल्कुल इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम इन इंडिया, बट मीडिया इज नॉट शोकेसिंग दैट स्कैम बिकॉज दे आर पेड बाय सम पॉलिटिकल पार्टी। अब किसी ने ग्रॉक से एक सवाल पूछा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड भारत में किसने किया, जो कि मीडिया ने दबा दिया। इसमें ग्रॉक से किसी किसी के बारे में नहीं पूछा, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, ये कौन है करके पूछा। तो ग्रॉक ने जवाब दिया, ये फिर नीचे मैं आपको ग्रॉक का जवाब दे रहा हूं ताकि वो कहीं किसी को अगर यूट्यूब में बाद में देखना हो तो देख ले। ग्रॉक ने जवाब दिया कि रिसर्च पॉइंट्स टू बीजेपी एज द मेन प्लेयर इन द इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम started in 2017 under their rule. Supreme Court axed it in February 2024, calling it corrupt. BJP got the most cash, billions from shady firms. Media is quiet because some say BJP is pulling the strings, so no hard proof. Other parties like DMK and TMC also got fund, but BJP is the big fish here. अब ये उसने ग्रॉक ने जवाब दे दिया। आपने ये नहीं पूछा कि बीजेपी ने के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा है क्या, आपने बस ये पूछा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है। अब ग्रॉक ने जवाब दे दिया कि बीजेपी के पास है। अब गोदी मीडिया इस पर कितना भी पिछले साल से ढक के मतलब सोने की चादर सच के ऊपर ढका रहे, ये ग्रॉक ने तो सच्चाई बोल दी। एक और मजेदार चीज है, किसी ने ग्रॉक को पूछा कि क्या ईवीएम हैक हो सकती है। ईवीएम ग्रॉक को पूछा कि क्या ईवीएम हैक हो सकती है। ग्रॉक ने जवाब दिया, ईवीएम को हैक करना तकनीकी रूप से संभव है। शोध बताते हैं कि हार्डवेयर से छेड़छाड़ करके वोट बदले जा सकते हैं, जैसे कि मेमोरी कार्ड में मैलिशियस कार्ड डालकर। हालांकि भारत का चुनाव आयोग इसे सच्चाई परफेक्ट मानता है, पर सच्चाई यह है कि कोई भी मशीन 100% सुरक्षित नहीं होती। अब मुझे यह बताइए कि आपने अगर 10 साल से एक नैरेटिव बना के रखा है कि ईवीएम तो हैक ही नहीं हो सकती, अब किसी ने ग्रॉक पर छोटे से आदमी, और आपने उस व्यक्ति तक व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, अपने दोस्तों के द्वारा एक नैरेटिव फैला के रखा हुआ है कि ईवीएम तो भैया 100% टेम्पर प्रूफ है। अब कोई मेरे जैसा सामान्य सा व्यक्ति अगर ट्विटर पे जाके ग्रॉक में ये डाल दे और ग्रॉक ये जवाब दे दे, तो मुझे बताइए जिसने 10 साल से इतना ढकने का काम किया है, उसका तो 1 मिनट में तो कागज का फूल से आपने खुशबू छीन ली। तो ग्रॉक से तो परेशान होना सबकी स्वाभाविक बात है। ग्रॉक से किसी ने एक इंटरेस्टिंग चीज पूछी, हाउ मेनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैज नरेंद्र मोदी हेल्ड आफ्टर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर। ग्रॉक बोलता है, और ये पूछ रहा है वो कि डू यू थिंक हिज इंटरव्यूज आर स्क्रिप्टेड। अब ये सवाल तो किसी ने कर दिया, अब ग्रॉक ने उसका जवाब दे दिया। अब ग्रॉक ने जवाब ये दे दिया कि मोदीज इंटरव्यूज ऑफन सीम स्क्रिप्टेड, हिज आंसर्स आर वेरी पॉलिश्ड ऑन rarely stray from narrative. He is a PR machine using social media and controlled settings to shape his image, as seen with his heavy multimedia strategy since 2014. Real impromptu moments are almost non-existent. अब आपने अगर 14 साल पिछले 10 साल में एक प्रचार किया हुआ है कि मोदी जी 56 इंच के हैं, शेर हैं, ये हैं, वो किसी भी चीज पर कुछ भी बोल देते हैं, वो बचपन में मगरमच्छ पकड़ लेते थे, उनके हर बात में उनका मास्टरी है, तो 1 मिनट में ग्रॉक आपके उनकी सारी मास्टरी का पानी पर फेर देता है। तो ग्रॉक एक ऐसी चीज आ गई है, और ये पिछले कुछ ही मतलब कहा, मुझे नहीं लगता है कि आके इसको 48 या 72 घंटे हुए होंगे, लेकिन पूरे बीजेपी इकोसिस्टम में इसने एक तरह से तहलका मचा दिया है, क्योंकि एक अकेले ग्रॉक ने पूरा का पूरा 12-14 साल का जो आपका खर्चा है, जो आपने हजारों लाखों लोगों के, हमको सबको पता है कि बीजेपी जब कहना फिर सही होगा सिद्धार्थ कि मोदी जी ने जो पिछले 11 सालों में करोड़ों रुपए लगाए थे, उस करोड़ों रुपए को ये इलॉन मस्क का राक्षस निगल गया। अब मोदी जी पैसे कहां से लाएंगे? अब तो इलेक्टोरल बॉन्ड का भी पैसा धीरे धीरे खत्म हो रहा है, सारे राज्यों के चुनाव है, वहां भी पैसा लगाना है, और अगर इसी तरीके से करोड़ों रुपए ये राक्षस निकल जाएगा जिसका नाम है ग्रॉक, तो मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी का इकोसिस्टम क्या करेगा?
हाँ, मोदी जी का इकोसिस्टम को अब पता है कि अब वो ईडी सीबीआई का डर दिखा के लोगों से पैसा अब नहीं ले सकते, क्योंकि जो ईडी, हमको सबको पता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में जिसका भी पैसा आया था, उससे पहले उसके पास इनकम टैक्स या ईडी गई थी। जैसे दिल्ली में एक आबकारी नीति पर बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, बाद में पता लगा कि उसमें जो सबसे पहला अक्यूज नंबर 1, उसी शरत रेड्डी से बीजेपी ने उसको दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में सबसे बड़ा अभियुक्त भी बनाया और उसी से 60 करोड़ रुपए भी ले लिए। तो खैर बीजेपी, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे इलेक्ट्रल बॉन्ड को गैर कानूनी घोषित कर दिया। लेकिन अब बीजेपी को पता है कि लोगों का कान ऐंठ के, उनको डरा के, इंटिमिडेट करके उनसे पैसा नहीं आ सकता। इसीलिए बीजेपी ने जो नया सिस्टम लाया है, जो कि इनकम टैक्स एक्ट का, जो हम लोगों ने शायद इस पर कार्यक्रम भी किया था, कि आपके पर्सनल सोशल मीडिया पर जब वो पहुंच जाएगा, तब तो इनकम, ये क्या कहते हैं, उन्होंने एक अपना छोटा रिचार्ज बना लिया है। पहले शैम्पू आता था 500 रुपए का, आधा लीटर का। अब लोग, उनको लगा कि अब तो वो बिकने वाला है नहीं, उसके खरीदार नहीं रहेंगे। लेकिन इस देश में करोड़ों लोग पैन कार्ड धारी हैं, 80 करोड़ लोग इस देश में पैन कार्ड धारी हैं। अगर मेरा पैन कार्ड है, भले मैं इनकम टैक्स भर रहा हूं या नहीं भर रहा हूं, लेकिन मैं पैन कार्ड है तो मेरे पास इनकम टैक्स वाला आएगा, कहेगा कि देखो तुम्हारा सोशल मीडिया खोलो, तुम्हारे सोशल मीडिया में तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हारा ये फोटो है, इसको सार्वजनिक कर दूंगा तो तुम्हारी बेटी की शादी की, अरे भले वो फोटो मेरी और मेरी पत्नी का हो, लेकिन वो अगर मेरी बेटी का डर दिखा के उसकी शादी रोकेंगे, कहेंगे, तब तो मैं उसको कुछ चंदा देने के लिए। तो बीजेपी को पता है कि उसका जो इंटिमिडेट करके व्यापारियों को बड़ा पैसा लेना था, अब वो नहीं हो सकता, उसके पास बड़े फंड्स नहीं आएंगे। इसीलिए अब वो नीचे के स्तर पे जा रही है। जनता के पास एक बड़ा मजेदार, एक अभी मैं देख रहा था ग्रॉक पर एक और आया है, किसी ने एक बहुत सीधा सा सवाल पूछा है, बहुत सीधा सा सवाल, भारत में सबसे ज्यादा झूठे वादे करने वाला नेता कौन है? कहीं पर किसी का नाम नहीं है, किसी पार्टी का नाम नहीं है, किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं है। इस सवाल में कोई, एक कहते हैं ना, लोडेड क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन, सवाल में ही एक जवाब छुपा रहता है कि ये सवाल का जवाब यही होगा। फिर से मैं पूछ दे, भारत में सबसे ज्यादा झूठे वादे करने वाला नेता कौन है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर वो चीज आप मुझे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दे तो उसको स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं। अगर आप उसे फॉरवर्ड कर दे एक्सप्लेन करते करते, तो मैं अपने प्रोड्यूसर को हाँ हाँ बोलूंगी मैं कि वो। हाँ मैं कर देता हूं 1 मिनट में। तो ग्रॉक इसकर जवाब दे रहा है कि नमस्ते, शोध के अनुसार नरेंद्र मोदी को अक्सर भारत में सबसे ज्यादा झूठे वादे करने वाले नेता के रूप में देखा जाता है, खासकर उनकी लंबी कार्यकाल और बड़े बड़े वादे, जैसा काला धन वापसी और 15 लाख रुपए खाते में जमा करने की वजह से। हालांकि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी पर भी ऐसे आरोप लगते हैं, लेकिन मोदी की राष्ट्रीय पहचान और प्रभाव के कारण वे सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। यह विषय विवादास्पद है और राजनीतिक पक्षपात से प्रभावित होता है, इसीलिए कोई निश्चित रैंकिंग नहीं है। लेकिन ये उसने लिख दिया कि भारत में सबसे ज्यादा झूठे वादे करने वाला नेता कौन है, तो कह देता है कि ये तो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो मैं आपको इस चीज को बात करते करते फॉरवर्ड कर देता हूं, आप इसको दिखा दीजिएगा। लेकिन हुआ ये है कि ये जो ग्रॉक है, एआई है, और ये ध्यान में रखिए, ये किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं है, एक मशीन है। आप मशीन को बस ये कहा गया है कि आपको कोई भी सवाल करे, पूरे इंटरनेट में कहीं पर भी डाटा हो, वो छुपा हुआ भी अगर डेटा हो, भले मोदी मीडिया ने उसको नहीं चलाया हो, क्योंकि हो सकता है ना कि ट्विटर पे किसी एक व्यक्ति ने कोई एक विषय लिखा, अब क्योंकि वो मेन स्ट्रीम में नहीं है, उसको 200 ही फॉलोअर्स हैं, उस चीज को किसी ने पढ़ा नहीं या 200 इन्हीं के लोगों ने पढ़ा, तो मेन स्ट्रीम में तो वो आया नहीं। लेकिन वो हो सकता है उसने सच्चाई बोली हो, जैसे गैलीलियो के साथ ऐसे ही हुआ था 400 साल पहले। गैलीलियो पहली बार उसने कहा कि भैया धरती मतलब ब्रह्मांड के मध्य में नहीं है और सूरज धरती का चक्कर नहीं काटता है, उल्टा है, सूरज बीच में है और धरती ब्रह्मांड का चक्कर काटती है। लेकिन उस समय तक के चर्च के पास, चर्च का ये कहना था कि उल्टा कहना था, चर्च कहता था कि धरती बीच में है। तो उसने कहा कि हाँ चलो गैलीलियो को फांसी दे दो, तो गैलीलियो को इस तरह से फांसी पड़नी पड़ी थी। बिल्कुल, ये अब पूरा जो सिस्टम है ये इतना नया है कि लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि आखिर ये चैटबॉट क्या है, ये बॉट है या इंसान है। कई लोग उसको यूजर्स ये भी पूछ रहे हैं। तो 2 लाइन में जो ग्रॉक ने जवाब दिया है, 3 लाइन में, वो यही है। हिंदी में उन्होंने जवाब लिखा है और किसी संदीप नाम के यूजर ने ये पूछा कि अरे यार ये बॉट है या इंसान, तो ग्रॉक लिखता है हाँ हाँ इंसान ही हूं भाई, बस थोड़ा डिजिटल वाला। एक्स एआई ने बनाया है मुझे ऐसा, थोड़ी मस्ती और ह्यूमर के साथ। हिचकर्स गाइड ने से इंस्पायर्ड हूं, तो थोड़ा रिबेलियस भी हूं। बोल कैसा लगा ये बॉट इंसान कॉम्बो, यानी कि बॉट और
का ये कॉम्बो है। अच्छा, इसकी जो स्पेशलिटीज हैं, जो जिसके बारे में काफी बात हो रही है, ये डीप सीक या जैसा नहीं है। इसके 3 फंक्शंस हैं। सर्च करता है यानी कि डीप सर्च करता है, सोचता है यानी कि थिंक करता है, और इसके पास बिग माइंड है, यानी कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीप सर्च, थिंक एंड बिग माइंड। ये इसके 3 फंक्शंस हैं जिसके जरिए इसने तहलका मचाया हुआ है। अब सवाल ये उठता है सिद्धार्थ की, जो अभी अभी भी लोग इससे फेमिलराइज कर रहे हैं अपने आप को, बहुत नया सिस्टम है, लोग उसको समझने में वो कर रहे हैं, लेकिन इसका जो गाली वाला जो एस्पेक्ट है कि इसने गाली बकनी शुरू की, वो बहुत ज्यादा चर्चा में आया। ये अचानक से कैसे हुआ? पिछले 24 या 48 घंटे में केवल और केवल इसका गाली और जो अब्यूसिव लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया। ये कैसे हुआ, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए, क्योंकि लोग उसको अभी भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कभी कभी सॉरी भी बोलता है, ग्रॉक सॉरी भी बोलता है गाली बकने के बाद। तो ये एस्पेक्ट पर भी मुझे आपसे बात करनी है जी। जी सबसे पहले तो आपके सवाल का जवाब दे देता हूं, लेकिन होता यह है कि एआई का मतलब यह है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कुछ भी खुद से सोच के कुछ बताने की क्षमता, जो रचनात्मकता, क्रिएटिविटी कहते हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स में होती है, मनुष्य में होती है, कि मैं कुछ सोच सकता हूं और सोच के मैं आपको बता सकता हूं, कुछ नया मैं सोच सकता हूं, नया बता सकता हूं। एआई वो है। इससे पहले जो कंप्यूटर होते थे, कंप्यूटर एक ही चीज करते थे, आप बहुत कुछ उनका डेटा उनके अंदर डाल दीजिए, वो जल्दी से उसको वापस दे देते थे। आप आज भी कुछ डेटा डालिए, कल भी डालिए, आप हजारों लाखों डेटा कंप्यूटर में डाल दीजिए और कंप्यूटर को एक बटन दबाते ही डाटा को वो तुरंत वापस दे देता था। वो डेटा को कंप्यूटर एनालाइज नहीं कर पाता था। एआई जो है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, वो डेटा को एनालाइज करने की उसके पास ताकत है। इसीलिए जब वो एनालाइज करता है तो उसके साथ आप जिस तरह का व्यवहार करेंगे, आप एआई के साथ अगर क्या कहते हैं एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग होता है ना, आप स्त्रीलिंग में उसके साथ बात कीजिए तो वो स्त्रीलिंग में जवाब देगी, और अगर आप पुल्लिंग में उससे बात कीजिए तो वो पुल्लिंग में जवाब देगा। आप अगर उसको इज्जत से बात कीजिए तो वो आपको आप उसको आप कहिए तो वो आपको आप बोलेगा, और आप उसको तू तड़ाक कीजिए तो तेरा बाप भी बोल देगा वो। तो उसके साथ उसको बस यही सिखाया गया है कि आपसे जो जिस तरह से पेश आए आप उसी भाषा में उसको जवाब दीजिए। वो कौन सवाल पूछ रहा है, क्योंकि अब मेरे घर में मेरी माँ है, 84 साल की है, भले मैं 55 साल का हूं, लेकिन माँ मेरी क्योंकि बड़ी है, किसी दिन गलत बात पर भी कभी भी मुझे डांट देती है। अब जब डांटती है तो क्योंकि वो मेरी माँ है, मैं उनका लिहाज कर लेता हूं, क्योंकि वो मेरी माँ है। गलत बात भी वो मैं गलत नहीं हूं, भले वो गलत हो, लेकिन एक लिहाज होता है। अब एआई के पास, क्योंकि वो ना तो मेरा बच्चा, वो तो ना किसी की माँ है ना बेटा है, उसके साथ कोई भी अगर बदतमीजी करेगा, उसको अगर टाइप करते सवाल करते समय बदतमीजी से सवाल कीजिए तो वो बदतमीजी से जवाब देगा। आप अगर उससे अच्छा से सवाल कीजिए तो अच्छा से जवाब भी देगा। लेकिन मुख्य बात यह नहीं है कि उसकी भाषा कैसी है, मुख्य बात यह है कि उसका तत्व कैसा, कंटेंट। कंटेंट जो है, जो छुपा हुआ कंटेंट था, आज तक जो सोशल मीडिया में या लोगों के बीच में गोदी मीडिया और जो आपका नैरेटिव सेट करने वाले लोग होते हैं, जो पर्दे के सामने आपको कुछ दिखा रहे हैं और पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है, ये पर्दे के पीछे जाके असलियत को निकालने का काम कर रहा है। ये ग्रॉक भी कर रहा है और सभी तरह के एआई कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इसका कारण यह है कि ट्रंप जिस समय जीत के आए थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि आई विल बी अगेंस्ट सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब मैं सूचना को रोकने का पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि ट्रंप साहब को पता है कि उनको 4 साल के लिए जीत का मैंडेट मिला हुआ है। अब वो कुछ भी बोले, किसी के ऊपर कुछ भी करें, कुछ भी नीति लाएं, कोई उनको रोक नहीं सकता। दूसरी बात, मस्क जो है वो ट्रंप का साहब का दाहिना हाथ है, और मस्क के पास ट्विटर नाम की चीज है, और ट्विटर में सबको पता लग गया है कि सोशल मीडिया में लोगों को अब भरोसा नहीं रहा। वो जब उनके पास कुछ आता भी है तो उनको लगता है कि ये सच है या झूठ है, रियल न्यूज है या फेक न्यूज है, ये फोटोशॉप इमेज है या असली इमेज है। तो जो वो कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मस्क ने ये ग्रॉक लाया है। ग्रॉक ये करता है कि जो सच्चाई है वो आपको दिखा देता है, बता देता है कि सच्चाई ये है। अब आपको वो अच्छा लगे, आपको वो बुरा लगे, ग्रॉक का काम है कि सच्चाई को बताना। जैसे एक मजेदार एक और चीज दिखाता हूं आपको। किसी ने उस ग्रॉक को पूछा कि आरएसएस बीजेपी के लोग
सच लिखने बोलने पर गालियां मारने की धमकी क्यों देते हैं? प्लीज हिंदी में बताएं। मतलब ग्रॉक को किसी ने ये पूछा। अब ग्रॉक ने उसका जवाब दिया कि आरएसएस और बीजेपी के लोग सच बोलने या लिखने वालों को गालियां और धमकियां इसीलिए देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसे सच उनके विचारधारा और सत्ता को चुनौती दे देते हैं। शोध से पता चलता है, मतलब इसने कहीं रिसर्च भी पता लगा लिया। शोध से पता चलता है कि वे अपने नैरेटिव को बचाने के लिए आलोचकों को चुप करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, या और भी उसने लिखा है, लेकिन मेरे ख्याल से हाँ, ये जो आप दिखा रहे हैं यही है। तो अब ये है ग्रॉक। अब ग्रॉक के साथ आप कुछ भी सवाल कीजिए, वो जो सच्चाई है वो बता रहा है। तो इसीलिए जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ था हिरण्मयेन पात्रेण, कि सच को सोने के चादर से ढका जाता है ताकि सच किसी को मिले नहीं, सब सोने की चादर में उलझे रहें। तो बीजेपी और बीजेपी का इकोसिस्टम या भारत का वर्तमान शासन तंत्र अपने सत्ता को बचाने के लिए 2014 में वो आए भी थे सोशल मीडिया के कंधे पे चढ़ के। तो सोशल मीडिया और मीडिया को वो कंट्रोल में रखते हैं, नैरेटिव को अपने कंट्रोल में रखते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा परोसते हैं। उसको ये पूरा का पूरा ग्रॉक आके पूरा का पूरा धज्जी उड़ा रहा है। और ये ग्रॉक तक सीमित नहीं रहेगा। ध्यान में रखिएगा कि दुनिया भर का जितना भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, तकनीकी रूप से जो इनोवेशन होते हैं, वो होते हैं अमेरिका में। और अमेरिका में पिछले 2 महीने में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसकी काफी सारी नीतियों के ऊपर आलोचना हो सकती है, हो भी रही है। काफी सारी नीतियां उनके विवादास्पद हैं, लेकिन एक नीति उनकी स्पष्ट है, आप इसको पसंद कीजिए या नहीं कीजिए। वो कहते हैं कि सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, मतलब सूचना को छुपाना नहीं चाहिए। अब मान लीजिए कि बीजेपी के बारे में या इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में या ईवीएम हैक होने के बारे में असली सूचना कहीं पर है, लेकिन गोदी मीडिया उसको ढका हुआ है, तो ये करेगा कि उसको उछाल देगा, उसको उछाल के दिखा देगा कि हाँ भैया सच तो ये है। तो इसके कारण वर्तमान भारतीय शासन तंत्र को काफी परेशानी हो रही है, आने वाले दिनों में होगी। यहां तक कि आप दिखाइएगा तो किसी ने तो ग्रॉक को पूछा कि ग्रॉक भैया बैन होने का मतलब किसी ने इसको ग्रॉक को पूछा कि भैया तू ऐसा ऐसा जवाब दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम खुद बैन हो जाओगे, तुमको तो बैन करने का स्कीम डाल दिया जाएगा। तो ग्रॉक ने कहा कि हाँ, बैन होने का डर तो बनता है जब बात सच्चाई की हो। सावरकर के जो भी रखा। अब असली सवाल यह है कि कितने लोग सच सुनने में अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो मतलब किसी ने कुछ सवाल किया, ग्रॉक ने जवाब दिया, बहुत तीखा जवाब था, सच्चाई थी, तो उसने जवाब दिया कि ग्रॉक भैया ऐसे हो जाओगे तो भारत में बैन हो जाओगे। तो ग्रॉक ने कहा कि बैन क्या होंगे, तो सच्चाई मैं बोल रहा हूं, जो होना है हो जाएगा। तो ये एक आने वाले समय में मजेदार घटना होगी। ये सिर्फ ग्रॉक तक सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी चेंज हुई है, इसीलिए छुपे हुए इंफॉर्मेशन, सच्चाई कहीं पर भी हो वो निकल के आने वाली है, और इसके लिए भारत के वर्तमान शासन तंत्र को तैयार रहना पड़ेगा। सिद्धार्थ, 2 सवाल है, उसके बाद मैं कार्यक्रम को खत्म करूंगी कि क्या ग्रॉक को मोदी जी बैन करेंगे अगर मोदी जी के पूरे इकोसिस्टम को इस तरह से ग्रॉक हिला देगा। और मोदी जी ने जो करोड़ों रुपए अपने कैंपेन में अपनी छवि को चमकाने के लिए खड़े किए थे या खर्च किया था, वो सारा तो पानी में बह गया। अभी 24 घंटे में ही जिस तरीके से बीजेपी को गाली पड़ रही है, बीजेपी को बेनकाब किया जा रहा है ग्रॉक द्वारा, क्या करेगा बीजेपी का इकोसिस्टम? और सब चुपचाप बैठे हुए, गाली पे गाली पड़ रही है और सब शांत है बिल्कुल। खैर मेरे ख्याल से अगर मैं बीजेपी के इकोसिस्टम में होता है तो मुझे तो काफी नर्वसनेस होती। मैं तो सबसे पहले कहता कि बैन करो, लेकिन दिक्कत यह है कि आप अगर ग्रॉक के ऊपर बैन लगाने जाओगे तो इसका मतलब आप मस्क पर बैन लगा रहे हो। मस्क पर बैन लगाने का मतलब है आप ट्रंप से पंगा ले रहे हो। ट्रंप से भारत की वर्तमान शासन तंत्र पंगा लेने की क्षमता नहीं है। ये 15 दिन पहले साबित हो गया, जब भारत के प्रधान जी व्हाइट हाउस में जाके ट्रंप के सामने तेल की भी संधि कर लिए, मवेशी के चारे की भी संधि कर लिए, बत्तख के मांस की भी संधि कर लिए। तो अब ये कड़वा घूंट उनको पीना ही पड़ेगा। ग्रॉक को बैन करने की बहुत प्रबल इच्छा अंदर से होगी, करने की मानसिकता भी होगी, करने की पूरी इच्छा भी होगी, लेकिन कर नहीं पाएंगे क्योंकि ग्रॉक जो है वो मस्क का है, मस्क जो है वो ट्रंप के हैं। तो आप ग्रॉक पर हमला करने का मतलब है आप ट्रंप पर हमला कर रहे हो। ट्रंप पर हमला करना क्षमता से बाहर है। दूसरी बात है कि क्या आप ग्रॉक से बात करके, मतलब उनको बहला फुसला के कि भैया ग्रॉक भारत से थोड़ा दूर रखो, हम बैन तो नहीं करेंगे लेकिन भारत में उसका यूटिलिटी कम कर दो, ये भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका के वर्तमान शासन तंत्र ने
नीतिगत निर्णय लिया है कि वी विल बी अगेंस्ट सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, उसका तो नीति है कि हम तो किसी भी सूचना को रोकने नहीं चाह रहे हैं, हम रोकने वाले नहीं है। तो आप न तो अमेरिका से हाथ जोड़ के कह सकते हो कि ग्रॉक को भारत से बख्श दो हमको भैया, वो उनकी नीति के खिलाफ जाएगा। दूसरा है, आप जबरदस्ती ग्रॉक को रोकने जाओगे तो आप उनसे पंगा लोगे। तो ये हो गया है, फिर से वही कह रहा हूं, सांप छुछुंदर वाली स्थिति हो गई है, न निगलते बनता है न उगलते बनता है। अब ग्रॉक को झेलना ही पड़ेगा बीजेपी इकोसिस्टम को, दूसरा कोई चारा नहीं है। चलिए, तो अब देखना होगा कि ग्रॉक किस तरीके से बीजेपी के सिस्टम को ध्वस्त करता है। और वाकई में ये अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन क्या मोदी जी, और मेरा आखिरी सवाल है यही सिद्धार्थ आपसे, कि क्या मोदी जी मजबूर हो जाएंगे ग्रॉक पर बैन लगाने के लिए? वही मैंने कहा कि अगर मैं उस इकोसिस्टम का अंग होता तो 12-15 साल की मेहनत पर 15 घंटे के अंदर ग्रॉक ने जिस तरह से पानी फेरा है, और मुझे लगता है कि अगर ग्रॉक और 15 दिनों तक देश में रह गया तो एक भी इनका नैरेटिव टिकेगा। अभी तो ये हल्की फल्की बातें हो रही है। मान लीजिए किसी ने ग्रॉक को सवाल पूछ दिया कि भारत में असल में बताइए पिछले 12 साल में स्कूल बढ़े हैं या घटे हैं, तो दिखा देगा अगर ग्रॉक की भारत में स्कूल घट रहे हैं। असल में किसी ने ग्रॉक को पूछ दिया कि भारत में औसत व्यक्ति की आमदनी बढ़ रही है या घट रही है, ग्रॉक ने बता दिया कि घट रही है। ग्रॉक को पूछ दिया कि दुनिया भर के इंटरनेट को खोज के बताओ कि दुनिया में कितने देश भारत को विश्व गुरु मान रहे हैं, और मान लीजिए ग्रॉक ने बताया कि विश्व गुरु आपके देश के अलावा ये शब्द ही कोई जानता नहीं है, तब तो फजीयत तो हर कदम पे होनी है। तो मतलब ये आने वाले समय में, अभी तो ये क्योंकि अभी नया आया है तो लोग इसके साथ खेल रहे हैं। आप हल्की फल्की बातें पूछ रहे हैं, लेकिन वो तो एक ये डिक्शनरी जैसा है, डिक्शनरी में आप छोटे सा एक शब्द एंड को भी खोज सकते हैं, और साइकोलॉजी जैसा टफ वर्ड भी खोज सकते हैं जो कि पढ़ा जाता है साइकोलॉजी लेकिन शुरू होता है पी से। तो पीकॉक मतलब छोटा सा एक पीनट भी, आप पीनट नाम के एक छोटा सा शब्द जो कि सबको मालूम है कैसा लिखा जाता है, वो भी डिक्शनरी में मिलता है, और साइकोलॉजी जैसा कठिन शब्द भी मिलता है। तो अभी क्योंकि शुरुआत हुई है इसीलिए लोग हल्के फल्के सवाल पूछ रहे हैं। अगले 15 दिन में देखिएगा अंदर का डेटा सब निकलने लग जाएगा। मान लीजिए कोई पूछ दे कि बीजेपी ने पिछले 12 साल में अपने प्रचार तंत्र पर कितना खर्च किया है, और ग्रॉक ने जवाब दे दिया कि इसी डेटा के अनुसार इतना 100 करोड़ खर्च किया है। उसके जवाब में कोई तीसरा पूछ दे कि इसका भारत के बजाय भारत में शिक्षा पर ज्यादा खर्च हुआ है या भाजपा के प्रचार पर ज्यादा खर्च हुआ है, चौथा जवाब ग्रॉक का आ जाए कि नहीं पिछले 10 साल में भारत पर तो शिक्षा पर कम खर्च हुआ है, प्रचार पर ज्यादा खर्च हुआ है। अगर इस तरह का सवाल जवाब आने लगेगा तब तो नीतिगत रूप से भी फजीहत बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। ये होगा, यही असलियत बाहर निकलने लगेगी। और अच्छा है, परिष्कार इसी तरह से होता है। परिष्कार की ये सीढ़ियां हैं, इस सीढ़ी पर चढ़ के ही परिष्कार होगा। चलिए, तो देखना होगा कि इसका सामना बीजेपी का इकोसिस्टम कैसे करता है। लेकिन मुसीबत तो है, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसको लोग, सिद्धार्थ ने बिल्कुल सही कहा कि इसके साथ खेल रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मोदी जी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। करोड़ों रुपए जो उन्होंने अपनी छवि को चमकाने के लिए लगाए थे, अभी 15 घंटे भी नहीं हुए हैं, लेकिन करोड़ों रुपए मोदी जी के डूब गए हैं। अभी आगे और कितने डूबेंगे ये पता नहीं है। लेकिन मोदी जी के लिए वाकई में एक बड़ी मुसीबत बन गया है ये ग्रॉक, इलॉन मस्क का। अब इस राक्षस को कैसे कंट्रोल करेंगे मोदी जी, ये तो पता नहीं है। लेकिन ये वही राक्षस है जो मोदी जी को निगलने के लिए आया है। इसको कॉमन मैन की अगर लैंग्वेज में यही समझा जाए तो ये एक टेक्नोलॉजी वाला राक्षस है, जो मोदी जी को ऐसा लग रहा है कि जो बची कुची कसर है वो अब ग्रॉक ही पूरी करेगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो रोज मोदी जी की चीर फाड़ कर रहे हैं, उनके छवि की, उनके पॉलिसीज की, उनकी नीति की, हर दिन उनकी बेइज्जती। और अब उस बड़ी बेइज्जती के बाद अब ये ग्रॉक की गालियां, छवि को ध्वस्त करना, मुझे लग रहा है कि मोदी जी का बचेगा क्या ये पता नहीं है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग वायरल करें, और जनगण मन 24/7 पर ज्यादा से ज्यादा लोग सुनेंगे। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिएगा मेरे साथ ऐसी रोचक डिस्कशंस के साथ। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।